प्रणाम सर। आनंद। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, सुंदर हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर मेरे मन में आज एक सवाल आया। हाँ। जैसा कि सर हम सब जानते हैं कि आपने मैथमेटिक्स से भी पीएचडी की हुई है, और हमने काफ़ी बार सुना आपने उल्लेख किया है नाट्यशास्त्र और मैथमेटिक्स को एक साथ बताते हुए या एक्टिंग से जोड़ते हुए, अगर बेसिकली बताएं तो सर ये मेरे मन में वही सवाल आ रहा था कि कैसे दोनों एक साथ पॉसिबल, और आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि ज़रूरी है दोनों को, या समझाने के लिए, या जैसे मान लें अभी जो एक्टर्स हैं, जो बिगनर हैं, जो हम लोग की लर्निंग जर्नी में हमारे साथ हैं, उनको कैसे बता सकते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे गाइड भी इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं ज़ीरो है ना, शून्य नंबर्स थ्योरी में उस पर करना चाह रहा था। और जो दर्शन का शून्य है, बुद्धिज़्म का जो शून्य है, इसको मैं रिलेट करना चाह रहा था। तो वो कहे कि तुम दर्शन पढ़ो पहले, तुम मैथमेटिक्स छोड़ो, फिलोसॉफी पढ़ो और उसमें ये पीएचडी करो, ये दोनों कैसे होगा। हाँ। तो उस वक्त जो था इंटरडिसिप्लिनरी वाली बात नहीं आई थी जब हम लोग के ज़माने में। ये बात है 78 से 84 के बीच की। तो मैथमेटिक्स है, फिलोसॉफी है, सब ऐसा अलग अलग था। अब तो सब एक दूसरे से जोड़ के लोग देखते हैं, लेकिन उस वक्त हमको लगता था कि जब ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, बोलने में तो एक ही शब्द है लेकिन मतलब भी कहीं ना कहीं एक होता होगा, है ना। प्लस हमारा जो संघ था, जिन लोगों का मैं कुछ भाषण सुनने गया या मिला, तो उससे भी लगता था कि मैं सही सोच रहा हूँ। लेकिन आप जब किसी डिपार्टमेंट से जुड़ के पीएचडी करेंगे तो आपको उसी डिपार्टमेंट का होकर रहना होगा। बहरहाल हुआ वो। और अब तो मैथमेटिक्स जो दुनिया है, पहले भी थी और आज भी थी, तो मैथमेटिक्स की दुनिया को अब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एक है 14 मार्च को। उसमें 14 मार्च ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं? तो गणित में एक चीज़ होती है पाई। हाँ सर, पढ़े होंगे आप। उसका मतलब 22/7। 7 से जब 22 को भाग देंगे तो वो 3.14 आएगा ना, तो 14 आएगा। 3.14, 3 हो गया मार्च, तो 14 डेट हो गया, तो 3.14, तो वही 14 मार्च ऐसे हुआ। अच्छा। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इसलिए मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, एक नेशनल मैथमेटिक्स डे भी है। ये अभी 2011 में शुरू हुआ था। अच्छा। हमारे जो A.K. रामानुजन हुए मैथमेटिशियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए अच्छा मैड्रास में इसकी घोषणा हुई थी, मैड्रास यूनिवर्सिटी में। तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे कि हर 22 दिसंबर को ही मनाया जाएगा, तो 22 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। अच्छा। लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े नहीं हैं और बचपन से डरे हैं, उनको अजीब लगता है, उनको लगता है कुछ होगा। अब आता है कि आर्ट से इस कैसे जुड़ता है, उसके बाद फिर नाट्यशास्त्र से कैसे जोड़ते हैं। जब ये इसकी शुरुआत हुई थी एक ज़माने में, तो पाइथागोरस ज्योमेट्री में थे, वो बहुत कुछ बोलते थे कि नंबर से सब कुछ जाना जा सकता है कि आपका भविष्य कैसा है, आपकी शादी होगी कि नहीं, कैसी होगी, ये नंबर से जाना जा सकता है। लोग इस पर बहुत यकीन नहीं करते थे, वो नंबर पर इतना फोकस करते थे पाइथागोरस। प्लस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, माने एक आत्मा दूसरे शरीर में माइग्रेट कर सकती है, ये भी पाइथागोरस ने कहा था, वो लोगों ने नहीं माना था। ये भी नंबर्स के थ्रू है। नंबर्स के थ्रू। अच्छा, विश्व में सभी को ये बात बताई गई है कि ग्रीस ने दुनिया को ज्योमेट्री दिया है और भारत ने दुनिया को व्याकरण दिया है, ग्रामर, है ना। लेकिन जब हम नाट्यशास्त्र पढ़ने गए थे, वही 78 से 81-82 के बीच में, तो हमने पाया कि उसमें मैथमेटिक्स की एक भूमिका है। अच्छा। और ये जो लोग कयास लगाते हैं कि भारत के लोगों ने उनसे गणित सीखा होगा या उन लोगों ने हमसे गणित सीखा होगा, ये सारा ये जो धुंध छट जाता है। नाट्यशास्त्र का जो दूसरा चैप्टर है, उसमें उन्होंने, भरत मुनि ने, थिएटर हॉल कैसा बनेगा इसके लिए पूरा वृत्तांत दिया है। और उन्होंने 3 तरह के थिएटर हॉल
की कल्पना की है। एक जो है वो आयताकार रेक्टेंगुलर, एक है स्क्वायर वर्गाकार और एक ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार। तो ये धीरे धीरे हम लोग ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वो इसको नापने का, मेज़रमेंट का यूनिट्स भी बता रहे हैं अच्छा। कि आप जब ऐसा करें, मान लीजिए रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, आयताकार एक हॉल बना रहे हैं, कैसे लंबाई चौड़ाई मापेंगे। तो उसमें जो यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, जैसे आज हम लोग सेंटीमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं, गज फुट इंच बोलते हैं, मील बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं। तो मेरा ध्यान गया कि वो यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट क्या बोल रहे हैं और वो किस पीरियड में हमारे यहाँ एप्लीकेबल था। उससे हम समझ सकते हैं भरत मुनि किस ज़माने में हुए। आज अगर वो सेंटीमीटर मिलीमीटर बोलते तो हम पकड़ लेते हैं कि कब से शुरुआत हुई। तो वो लेकिन जो यूनिट से मेज़रमेंट बता रहे हैं वो एक ध्यान गया। इससे भरत मुनि के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि उनका देशकाल क्या था। दूसरा, ये जो ट्रायंगुलर है या स्क्वायर है या जो रेक्टेंगुलर है, ये आइडिया उनको कहाँ से मिला? ज़ाहिर ग्रीस से मिला होगा क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री दिया था। लेकिन जब और डिटेल में हम गए तो पता चला भारत में ज्योमेट्री का कंसेप्ट ऐसे आया ही नहीं है कि एक डॉट होगा, फिर कई डॉट होंगे, मिला देंगे तो लाइन बनेगा, कई लाइन होगा, उसको आप ऐसे एंगल में रखेंगे तो वो एंगल बनेगा, फिर ट्रायंगल बनेगा। ये सब ऐसे हमारे ज्योमेट्री आया ही नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का जो देश था, वो लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ हवन करने के लिए वो अग्निवेदी बनाते थे, फायर ऑल्टर्स। उसके शेप्स अलग अलग होते थे। अच्छा। कोई स्क्वायर, कोई रेक्टेंगुलर, कोई सर्कुलर, ठीक है। वो अपने चित्त के अनुसार शेप देते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पर ज्योमेट्री की कोई बात ही नहीं है, ग्रीस आता ही नहीं है। और ग्रीक ज्योमेट्री के बहुत बहुत पहले की बात है ये। मैं तो ऋषि मुनि का बात करता हूँ। ठीक है, वैदिक ऋषियों की बात कर रहे हैं। वो जब कर्मकांड करते थे तो वो जब फायर ऑल्टर्स रखते थे तो अलग अलग अपने चित्त के अनुसार, तो चित्त के नाम है, शमशान चित्त, द्रोण चित्त, प्राग चित्त, ऐसे नाम हैं। तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर का नाम है, स्क्वायर का नाम है। ऐसे ही जब गोल होता था, आपको सर्कुलर चीज़ बनाना है, सर्किल जैसा अगर आपको वेदी बनानी है, तो उसका नाम था मंडल, मंडल चित्त, जिससे परिमंडल बना है ना। ये सारा चीज़ जो हम बोल रहे हैं, इसका सोर्स कहाँ है? ये हमारे यहाँ जैसे कि नासदी सूत्र है, सूक्त और सूत्र इसी का तो देश रहा है हमारे, है ना। सांख्य कारिका है, नट सूत्र हैं, वैसे हमारे शुल्ब सूत्र हैं। शुल्ब सूत्र जिसमें खाली मैथमेटिक्स बताया गया, स्पेशली ज्योमेट्री ज़्यादातर। शुल्ब सूत्र में चित्त के नाम भी है और ये आकार भी है, और उसकी कमेंट्रीज कई लोगों ने की है जो अभी उपलब्ध है। और कात्यायन जैसे लोगों ने इसकी पूरी कमेंट्री की है, मांडव ने की है, कई लोगों ने की है। तो कात्यायन का शुल्ब सूत्र मिल सकता है। और जो किताबें मिलती है बाज़ार में कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या था, वो बहुत सुपरफिशियल है। अच्छा। कोई गहराई नहीं है। अच्छा। अब क्या है कि इसमें तीन तो हो गया, ट्रायंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। उसका संस्कृत नाम अलग अलग है, त्रयश, चतुरश और विकृष्ट। लेकिन जो गोल था, सर्किल, उसके लिए मंडल और परिमंडल की बात है। उसका कंसेप्ट उनके चित्त में क्या है, तो वो शून्य आता ही है, ज़ीरो। अब वो शून्य का चित्त कैसा होगा? शून्य चित्त इंसान का कैसा होगा? शून्य चित्त वही होगा जहाँ पर किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा ना, न्यूट्रल रहेगा। हाँ, मतलब पानी एकदम शांत है। तो जब आपका मन शून्य चित्त है तो कोई रिपल्स नहीं है, शांत है, यहाँ से कला की शुरुआत होती है। इसको शांत रस कहते हैं। और रस का कंसेप्ट भरत मुनि ने हमारे वैदिक साइंस से ही दिया है वर्ल्ड को। रस का कंसेप्ट कहीं नहीं है। रस का मतलब है कि आपका साधारणीकरण जिसको बोलते हैं। रस का मतलब है इफेक्ट। एक्टर को हर पल इफेक्ट क्रिएट करना है अपनी एक्टिविटी से या जैसे भी हो। अगर वो रस या इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, बाकी जो कुछ भी कर रहा है वो वर्क होगा, प्ले नहीं होगा। इसलिए प्रोवर्ब बना है, ऑल वर्क एंड नो प्ले। तो सर ये रस उन्हीं रसों की बात हो रही है जो नाट्यशास्त्र में मेंशन है। हाँ, 8 रस है, 49 भाव है। उसमें प्रधान है शांत रस। शांत। तो ये जो नमा रस है, इसके लोग बोलते हैं कि 9 रस नहीं होते, 8 ही रस होते हैं। और नमा रस कोई कैसे दिखाए?
नवा रस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, नवा रस में होने की ज़रूरत है। वही। और वो प्रथम रस है, उसको मैं कहता हूँ आकाश। आकाश होगा तो बादल बनेंगे, प्राकृतिक चीज़ें बादल बनेंगे और फिर बरसेंगे। ये जो 8 प्रकार के बादल बन रहे हैं वो 8 प्रकार के हमारे स्थायी भाव, स्थायी रस हैं। लेकिन आकाश ही नहीं होगा तो ये बनेंगे ही नहीं ना। इसे शांत होना होगा पहले, ये ज़रूरी हो गया। यानी एक्टर को पहले शांत होना है। जुड़ गया हाँ, मैथमेटिक्स, शून्य से आर्ट और नाट्यशास्त्र से। अब इसके लिए शांत होना है तो इसके लिए हम वर्कशॉप में एक्सरसाइज क्या क्या कराते हैं। हाँ, ठीक है, ये 2 चीज़ है, वो 2 एक्सरसाइज हम अभी फ़िलहाल बता रहे हैं। आप कभी चाहे तो एक्सरसाइज की जो पूरी लिस्ट है उसके एक एक करके रिकॉर्ड भी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल औरों के लिए। बिल्कुल। इसके लिए 2 एक्सरसाइज ये है कि हमने एक बार आपको एक्सरसाइज दिया था अरूप को देखना, माने जो फॉर्मूले से उसको देखना, हाँ, यानी आकाश को देखना, एम्प्टी स्पेस को देखना। एक तो ये दिया था। अब हम कह रहे हैं फॉर्म को देखिए। फॉर्म को ठीक। ठीक। और जैसे आपने फोटोग्राफ में देखा होगा किसी भगवान की, उसके पीछे एक ऑरा होता है। हाँ, लोग बनाते हैं ना एक ऑरा, लाइट। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या आप किसी फॉर्म को या किसी इंसान को ऐसे देख सकते हैं कि उसके फॉर्म के साथ साथ पीछे ऑरा भी दिख रहा है? जाहिर सी बात है, एक्टर वही है जो कल्पना करेगा हाँ, ना, इमेजिनेशन आएगी। थॉट में तो आएगा नहीं ना। इमेजिनेशन आएगी। ये होगा, ये आप देख सकते हैं। तो हर फॉर्म को देखिए लाइट के साथ। अच्छा, मतलब व्हेन आई सी यू, आई सी लाइट विथ योर फॉर्म। ये है एक एक्सरसाइज। और दूसरा एक्सरसाइज है, जो भी आपको डायलॉग दिया गया है, एक वाक्य या एक पैराग्राफ या एक वर्ड, उसको ऐसे बोलिए कि साइलेंस क्रिएट हो। अच्छा, बिना चिल्लाए ऐसे चाहे धीरे आप से। चिल्ला के बोलिए चाहे धीरे बोलिए। अच्छा, इसकी नर्सरी क्लासेस ऐसे हैं कि आप किसी एक डायलॉग को पहले ऊंची आवाज़ में बोलिए, बोल के सुनिए कि फिर क्या हुआ, खुद अकेले कमरे में। ठीक। और जब आपको लगे कि खामोशी छा गई, तब आप अगले शब्द या वाक्य को धीरे से बोलिए, प्रेस करिए, तो आपको बोलना बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, पहले आप साइलेंस क्रिएट करिए फिर बोलिए। तो ये भी अगला स्टेप है कि साइलेंस क्रिएट बिना बोले कैसे करें। अभी एक्सरसाइज ये है, किसी भी शब्द या वाक्य को ऐसे बोलिए, आप डायलॉग को डिलीवर ऐसे करिए कि पहले साइलेंस क्रिएट हो। तो एक देखना हो गया, एक सुनना हो गया। ये देखना सुनना हमेशा रहेगा जब भी हम लोग एक्टिंग पर बात करेंगे। बिल्कुल। ये 2 चीज़ें जो हम लोग को प्रकृति ने दी है, देखना सुनना, उस पर हम लोग बात करते ही रहेंगे। अभी तो और इंद्रियां भी हैं कि कैसे एक एक्टर अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल एक ही पल में करे। क्योंकि हम लोग उस समय देखना सुनना का इस्तेमाल करते हैं, सूंघने का, टेस्ट का, स्पर्श का नहीं करते हैं। तो वो पूर्ण एक्टर होगा जब सारी ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करेगा, वो आगे आएगा। आज इतना ही। ठीक है सर। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं एक बार ज़रूर घर जाके पहले ट्राई करूँगा। हाँ, ये दो एक्सरसाइज हाँ, ना, दोनों। इसको दोहरा दीजिए एक बार। क्या क्या? सर, पहली एक्सरसाइज ये है कि सारे फॉर्म्स को ऑब्जर्व करना और ऐसे देखना कि उनके पीछे जैसे गॉड्स या जो गॉड Light होती है। है, उनके पीछे लाइट जो क्रिएट होती है एक ऑरा, वो उनके पीछे भी है। तो आपको पहले क्या दिखेगा जब आप ऐसा करने लगेंगे? हाँ। तो आपको फॉर्म दिखेगा कि लाइट दिखेगा? पहले लाइट दिखेगी सर। जो कि है नहीं। हाँ, जो कि है। ये आपकी कल्पना है। हाँ। यानी आपका प्रोजेक्शन हो गया ना। हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ। दूसरा, सर, हमें ये किसी शब्द को ऐसे उच्चार दे। हाँ, किसी शब्द या किसी भी डायलॉग को ऐसे उसका उच्चारण करना होगा जिससे साइलेंस पहले क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद हम अपना अगला डायलॉग या जो भी स्क्रिप्ट है वो रिहर्स करें। और पहले या दूसरे के बीच में जो खामोशी क्रिएट अगर हो गई तो आपको सुनना भी है। हाँ, उसको सुनना अपने है। एक्टर को ही सुनना हाँ, है। उसी साइलेंस को। अच्छा रहा ना? हाँ, बिल्कुल सर। बहुत बहुत ऑल धन्यवाद दी सर। बेस्ट। थैंक यू सो मच।